हेलो बच्चों, फिर से आपका अपने इस खूबसूरत और प्यारे से चैनल एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लोग क्लास 12 फिजिक्स को कंटिन्यू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 को। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस क्या होता है। इसके पहले हमने पढ़ा कि ड्यू टू सिंगल चार्जेस क्या होता है। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, यानी एक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होगा और हम लोग उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये डेरिवेशन थोड़ा सा लंबा है, इसलिए मैं पहले से कॉपी पर नोट किया हूँ ताकि आपको मैं जल्दी से समझा पाऊँ। वैसे आप हमारे साथ पूरी वीडियो में बने रहिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको डेरिवेशन एक बार में अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसके पहले आपको थोड़ा सा एक चीज़ पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। तो आपको पता है, चैप्टर नंबर 1 में हम लोग पढ़ चुके हैं। वैसे आपने नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा कि अगर टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस केप्ट एज अ स्मॉल डिस्टेंस देन इट इज फॉर्म एन इलेक्ट्रिक डायपोल। यानी अगर दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस जिनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए एक स्मॉल डिस्टेंस पर अगर आप रख देते हो तो वो एक इलेक्ट्रिक डायपोल बनाते हैं। ठीक है, जिसे देखिए मैं डायग्राम में ऑलरेडी बनाया हूँ इलेक्ट्रिक डायपोल। तो ये डायपोल है, ये दो चार्जेस है प्लस क्यू और माइनस क्यू, दोनों का क्या है मैग्नीट्यूड सेम और दोनों को स्मॉल डिस्टेंस 2a डिस्टेंस पर रखा गया है। 2a किस लिए लिया जाता है ये आपको पहले चैप्टर में पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप देख लीजिए। कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए हम लोग डिस्टेंस को चाहें तो a भी ले सकते थे, बट यहाँ पर हम लोग 2a हमेशा लेते हैं ताकि कैलकुलेशन करने में हमको आसानी हो। ठीक है, ये डिस्टेंस बहुत ही स्मॉल है बट हमको डायग्राम में शो करना है, इसलिए यहाँ पर आपको डायग्राम में थोड़ा सा बड़ा दिख रहा होगा। तो ये क्या क्या चीज़ें हैं मैं लिख दिया हूँ, पहले मैं आपको समझा देता हूँ। लेट वी कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्टिंग ऑफ चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2a। भाई वही हमने एक इलेक्ट्रिक डायपोल कंसीडर किया जो कैसे कैसे बना, एक प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्जेस से बना है और इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस 2a है। तो डायपोल मोमेंट भी आप चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हो कि डायपोल मोमेंट क्या होता है। अगर हम लोग इन दोनों चार्जेस में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लें और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दें, तो मैग्नीट्यूड का मतलब आपको प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ क्यू से मतलब है। तो अगर हम लोग क्यू का इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a में मल्टीप्लाई कर दें जिसको बोलते हैं डायपोल मोमेंट, जिसको हम लोग कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप ये सारी टॉपिक आपने चैप्टर 1 में पढ़ लिया है। अब हमने क्या माना कि लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द डायपोल। ये जो डायपोल इसका जो मिड पॉइंट है यानी ए और बी का जो मिड पॉइंट है वो ओ है, यानी उसका वो सेंटर है। एंड पी इज एनी पॉइंट नियर टू द डायपोल इंक्लाइन एट एंगल थीटा। और इस डायपोल से थीटा डिग्री पर झुका हुआ एक कोई पॉइंट पी है, इंक्लाइन मतलब झुका हुआ है। इस पॉइंट पी पर इस डायपोल की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा ये हमको कैलकुलेट करना है। अब देखिए हम लोगों ने क्या किया भाई, देखिए यूज तो वही कॉन्सेप्ट करेंगे जो हम लोग सिंगल चार्जेस के लिए किए थे, सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए किए, कॉन्सेप्ट वही होगा बट कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग होगा क्योंकि यहाँ पर कुछ एंगल वगैरह आप देख रहे हो इंक्लूड हो गया। ठीक है, तो हमने भाई कंसीडर किया कि प्लस क्यू चार्जेस से जो पॉइंट पी है वो R2 डिस्टेंस पर है। इस डायपोल का जो सेंटर है ओ से इस पॉइंट का जहाँ पर हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना वो डिस्टेंस R है। और जो सेकेंड चार्ज माइनस क्यू है उस चार्ज से इस पॉइंट पी का डिस्टेंस जो है वो R1 है। ठीक है, ये वाला एंगल थीटा है। तो ये जो टोटल एंगल होता है आपको पता है कि एक लाइन पर 180 डिग्री का एंगल बनता है स्ट्रेट लाइन के ऊपर। तो अगर उधर का एंगल थीटा है तो ये टोटल 180 है, तो इधर वाला एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा हो जाएगा। इन सभी का हमको कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन में यूज़ करना है, इसलिए डायग्राम को आपको अच्छे से समझना है। तो आई होप डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पॉज करके यहाँ तक नोट कर लीजिए, क्योंकि जब मैं पेज को टर्न करूँगा तो डायग्राम को हमको बार बार यूज़ करना है और डायग्राम अगर आपके सामने रहेगा तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो बच्चों समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग डेरिवेशन को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक प्लस क्यू और माइनस क्यू। तो उन चार्जेस की वजह से जो अलग अलग पोटेंशियल क्या होगा सबसे पहले हम लोग वो लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो उसी बात को हमने किया है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी, यानी पी पर हमको पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। उसके लिए हम लोग निकालेंगे पोटेंशियल एट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्जेस। तो माइनस क्यू चार्जेस की वजह से अगर सिर्फ देखा जाए तो पोटेंशियल कितना बनेगा, उसको हमने V1 मान लिया। और आपको फार्मूला पता है 1/4πε0 Q/R होता है। यहाँ पर माइनस है इसलिए फार्मूले में माइनस लग जाएगा। और डिस्टेंस हमने R1 लिया, आप डायग्राम में देख सकते हो कि प्लस क्यू चार्जेस से जो डिस्टेंस है वो R1 है, तो हमने R1 ले लिया है। वैसे अगर सेकेंड चार्ज जो है R1 नहीं जो है वो माइनस चार्जेस की वजह से है, तो माइनस का डिस्टेंस पॉइंट पी का कितना है वो R1 है, तो हमने R1 ले लिया। डायग्राम में आप देख सकते हो। वैसे ही अगर
अगर हम लोग प्लस क्यू चार्जेस की वजह से पोटेंशियल निकालना चाहें इंडिविजुअल, अभी हम लोग दोनों चार्जेस के लिए अलग अलग निकाल रहे हैं, जैसे हम लोग इसके पहले वाले टॉपिक में किए थे, ठीक है। तो सेकंड जो पोटेंशियल V2 आएगा वो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R2, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पर हमने R1 R2 लिया था इसलिए हमने R नहीं लिया, यहाँ पर R1 R2 लिया, ठीक है। प्लस Q और माइनस Q के बीच का जो डिस्टेंस है ना पॉइंट P से, वो R1 और R2 था। तो आप देख सकते हो डायग्राम में। तो इस तरीके से नेट पोटेंशियल अभी हम लोग निकालेंगे। तो दोनों अलग अलग चार्जेस की वजह से अलग अलग पोटेंशियल इतना बनेगा, और अगर हम लोग सुपर पोजिशन प्रिंसिपल यहाँ पर यूज़ कर लें तो जो नेट पोटेंशियल बच्चों बनेगा वो कितना बनेगा। तो देखिए नेट पोटेंशियल अगर हमको निकालना होगा तो देयरफॉर नेट पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू डायपोल, यानी दोनों चार्जेस की वजह से जो पोटेंशियल बनेगा, यानी डायपोल की वजह से वही बन रहा है। तो हमने नेट पोटेंशियल को Vp मान लिया, यानी पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो हम लोग क्या करेंगे, जो V1 V2 भी कैलकुलेट किया उसका वैल्यू यहाँ पर रख लेते हैं। तो Vp इज इक्वल टू V1 प्लस V2। V1 का वैल्यू ये था आपका -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R2, ये वैल्यू था आपका V2 का। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो बहुत सिंपल सा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट देखिए दोनों में है, तो दोनों में से आप इसको कॉमन कर लीजिए। साथ साथ देखिए Q भी दोनों टर्म में है तो हमने Q को भी कॉमन कर लिया। तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इस तरीके से कॉमन हो गया। तो यहाँ -1/R1 बचा, यहाँ +1/R2 बचा। तो हमने प्लस वाले को पहले लिख लिया अच्छा लगने के लिए थोड़ा सा। तो 1/R2 माइनस 1/R1, और इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। डेरिवेशन थोड़ा सा लंबा है, पेशेंस के साथ मेरे साथ बने रहिए, आपको 100% समझ में आएगा। समझते जाइए, साथ साथ नोट भी करते जाइए, ठीक है। अब हमको डायग्राम में चलना पड़ेगा। वैसे डायग्राम आपके कॉपी पर बना हुआ होगा आई होप, क्योंकि जब तक डायग्राम नहीं बनेगा आगे की बात आपको समझ में आएगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन आएंगे जो बायो वाले बच्चे तो नहीं जानते हैं, उनको अच्छे से समझना। मैथ वाले बच्चे भी शायद अभी उस चैप्टर तक नहीं पढ़े हों तो उनको भी नहीं बन रहा होगा, इसलिए एक एक कैलकुलेशन आपको अच्छे से समझना, क्योंकि यहाँ से आगे सिर्फ कैलकुलेशन ही करना है, ठीक है। तो चलिए मैं डायग्राम की तरफ बढ़ता हूँ, आप पॉज करके यहाँ तक नोट कर लीजिए, मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाता हूँ, क्योंकि आगे का कैलकुलेशन डायग्राम से आपको समझ में आएगा। अब डायग्राम के थ्रू आप समझिए। देखिए ये ट्रायंगल हम लोग कंसीडर करेंगे पहले AOP। तो ये वाला एंगल आपका थीटा है। तो जिन दो साइड्स के बीच का अगर एंगल पता हो तो एक मैथ का फार्मूला होता है कि एंगल के सामने वाला साइड लेंगे उसका स्क्वायर करेंगे, यानी R1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये वाला डिस्टेंस लेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे तो R स्क्वायर, फिर ये वाला डिस्टेंस लेंगे, टोटल 2A है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस A हो जाएगा A स्क्वायर और 2AR cos थीटा। तो इस ट्रायंगल के लिए एक फार्मूला बनता है R1 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR cos थीटा, और थीटा की जगह ये एंगल यूज़ करेंगे। वैसे अगर हम लोग इस ट्रायंगल में आ जाएंगे तो अब देखिए ये वाला एंगल आप कंसीडर कर रहे हो इन दोनों साइड के बीच का, तो इसका स्क्वायर करके हम लोग लिखेंगे तो R2 स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस 2AR cos थीटा। तो इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग लेंगे और दोनों ट्रायंगल में जो भी मैं फार्मूला बता रहा हूँ ये फार्मूला होता है, ये आपको याद कर लेना है डायरेक्ट। ये आपको जब आप हायर क्लासेस करोगे यानी BSc और MSc करोगे तो वहाँ पर ये आपको फार्मूला मिलेगा। क्लास 12th लेवल तक ये फार्मूला अवेलेबल भी नहीं है बुक में, तो आपको याद कर लेना है। फिर से एक बार देखिए कैसे इसको यूज़ करना है। जो ट्रायंगल आप लोगे उस एंगल के सामने का जो साइड होगा उसका स्क्वायर करके और सब कुछ सम करके लिखना है। तो यहाँ पर अगर आप करोगे तो R1 स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR cos 180 माइनस थीटा लिखेंगे। इस ट्रायंगल के लिए इसके सामने का ये लेंगे तो R2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस 2AR cos थीटा। तो इसी चीज़ को मैं वहाँ पर लिखा हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं फिर से पेज को टर्न कर रहा हूँ। तो देखिए उस बात को मैं लिख भी दिया हूँ। नाउ फ्रॉम फिगर, वही जो भी आपको मैं बताया, R1 स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR cos थीटा मैं ऊपर वाले ट्रायंगल के लिए लिखा हूँ। और वैसे अगर आप दूसरे नीचे वाले ट्रायंगल के लिए निकालोगे तो R2 स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR cos, और थीटा की जगह वहाँ पर 180 माइनस थीटा है। अब ये भी कैलकुलेशन आई होप सबको आता होगा। इसको कैलकुलेशन करने के लिए रूल होता है कि 180 को लिखेंगे 2 × 90 माइनस थीटा, और जहाँ पर 2 × 90 यहाँ पर 2 अगर इवन होता है तो cos में चेंज होता है और cos थीटा में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और ये सेकेंड क्वाड्रेंट्स में आएगा। ये तो क्लास 10th लेवल का मैथ है, आई होप सबको ट्रिग्नोमेट्री में आता होगा, ठीक है। तो ये cos 2 × 90 माइनस थीटा लिखेंगे तो यहाँ पर इवन नंबर होता है तो cos में चेंज होगा, और कितने एंगल में, इस एंगल में। और ये सेकंड क्वाड्रेंट्स में आता है तो सेकंड में cos निगेटिव होता है इसलिए यहाँ पर सामने माइनस लग जाएगा। तो ये जो प्लस था आपका ये माइनस बन गया, तो -2AR cos थीटा। समझ में आया बच्चों।
तो R1 स्क्वायर का वैल्यू ये मिला, R2 स्क्वायर का वैल्यू ये मिला। अब हम लोग इसको निकाल क्यों रहे हैं थोड़ा सा आपको बता दूं, क्योंकि देखिए ये हमारा जो इक्वेशन नंबर 1 है ना, यहाँ पर आपका जो वैल्यू आया 1/R2 और 1/R1 के फॉर्म में आया। तो हम लोग ये आगे का कैलकुलेशन करके 1/R1 और 1/R2 का वैल्यू पहले निकालेंगे और वो सारे वैल्यूज यहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो नेट हमारा VP निकल जाएगा। ठीक है, अब चलिए कैलकुलेशन को थोड़ा सा समझते हैं बच्चों हम लोग। यहाँ तक आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखिए ध्यान से, अब हम लोग इक्वेशन नंबर 1 को यहाँ लिखे हैं तो इक्वेशन नंबर 2 को पहले हम लोग लेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 आपका क्या है, R1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 में हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान से यहाँ से कैलकुलेशन समझिए। हम लोग इन सारे टर्म्स में से R स्क्वायर को कॉमन कर रहे हैं, इन सभी टर्म में से R स्क्वायर को कॉमन करने। तो रूल क्या होता है, जिसको आप कॉमन करते हो उसे डिवाइड करके लिखते हो। तो R स्क्वायर को R स्क्वायर से डिवाइड करोगे 1 आएगा, A स्क्वायर को R स्क्वायर से डिवाइड करोगे ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर एक R कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2a cos थीटा अपॉन R बचेगा, यानी R स्क्वायर कॉमन करके आपको डिवाइड करके लिखना है। समझ में आ रहा है। अब एक चीज़ आपको पता है कि जो A का वैल्यू है वो R से बहुत छोटा है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि डायपोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ही छोटा होता है। वो तो मैं डायग्राम आपको स्टार्टिंग में बताया कि मैं थोड़ा बड़ा बनाऊँ ताकि आपको क्लियर कर दिखे। और R जो है यानी P का उसके सेंटर से जो डिस्टेंस है वो काफ़ी दूर पर है। और डायपोल तो इतना छोटा होता है कि आपको वो नेक्ड आई से दिखेगा भी नहीं, आपको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अगर ऊपर का क्वांटिटी बहुत छोटा हो, नीचे का क्वांटिटी बड़ा हो, तो आप बोलोगे कि इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो बहुत ही छोटा आएगा। तो अगर A/R बहुत छोटा है तो अगर उसका स्क्वायर कर दो तो और छोटा होगा। जैसे 0.01 का मैं स्क्वायर कर दूं तो 0.001, देखो और छोटा हो गया। ठीक है, तो इस टर्म को हम लोग क्या कर देंगे बच्चों, नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये क्वांटिटी बहुत ही छोटा, इतना छोटा है कि उसको कैलकुलेशन में लेंगे भी तो कोई बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है। उस बात को हमने लिखा है, सिंस A इज मच लेस देन R देन A/R इज स्मॉल एंड A स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इज वेरी स्मॉल एंड कैन बी नेग्लेक्टेड। इसलिए इसको हम लोग क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो सीधा ये टर्म आपके कैलकुलेशन से हट गया, आपका कैलकुलेशन और इजी हो जाएगा। अब R1 स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर, अब यहाँ पर आपका 1 बचा और यहाँ पर 2a/R cos थीटा बचा। समझ में आया। पॉज करके नोट करते जाइए, यहाँ तक आप पॉज कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए अगर R स्क्वायर का वैल्यू इसके इक्वल है तो R का वैल्यू निकालना है तो स्क्वायर उधर जाता है तो रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब आप R स्क्वायर का रूट निकालोगे ये तो R हो जाएगा, लेकिन इसका तो रूट निकलेगा नहीं। तो रूट में आप इसको लिखो या उसके पावर 1/2 लिख लो, दोनों का मतलब सेम होता है। यानी आप √2 लिखिए या 2 के पावर 1/2 लिखिए, इसका वैल्यू सेम होता है। ये सारी चीज़ें क्लास 10th स्टैंडर्ड के आई थिंक सबको आता होगा। तो इस तरीके से R1 का वैल्यू हमारा ये निकल गया है। ध्यान से देख लीजिए और नोट करते जाइए, पॉज कर करके आप साथ साथ नोट करते जाइए। अब देखिए इक्वेशन 1 में जो हमको रखना है वहाँ पर 1/R1 का वैल्यू रखना है। ठीक है, तो हम लोग अभी जो वैल्यू लास्ट निकाले तो उसका क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/R1 हो जाएगा, राइट साइड का रेसिप्रोकल करोगे तो R का 1/R हो जाएगा। और जब आप इसका रेसिप्रोकल करोगे, जो पावर में इवन है, सॉरी पावर में जो माइनस नहीं था वहाँ पर प्लस था, तो उल्टा माइनस हो जाता है। अरे भाई 1 को अगर आप नीचे करोगे तो 1 के पावर -1 लिखते हो ना, तो आप जो भी एक्सपोनेंट आपका होता है वो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो इसका आप रेसिप्रोकल करोगे तो प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब आपने 1/R1 का कैलकुलेशन कर लिया और आप अब देखो तो R1 और R2 का वैल्यू लगभग सेम था। वहाँ पर यहाँ पर सिर्फ माइनस था, वहाँ पर 2AR cos थीटा था ना, वो माइनस में था, आप देख सकते हो पीछे। तो हम लोग क्या करेंगे, अब उसको कैलकुलेशन को पूरा करेंगे नहीं क्योंकि डेरिवेशन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो R2 का वैल्यू हम लोग जैसे R1 का वैल्यू निकालें वैसे आप R2 का वैल्यू निकाल सकते हो। तो सारे क्वांटिटी सेम थे, वहाँ पर प्लस था तो बीच में प्लस आ गया और यहाँ पर माइनस था तो बीच में माइनस आ जाएगा, आप चेक कर सकते हो। तो अगर आप ऐसे करके 1/R2 का वैल्यू निकालो तो 1/R सारी चीज़ें सेम आएंगी, सिर्फ यहाँ प्लस था यहाँ पर माइनस है। क्यों ऐसा आ रहा मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ चेक कर लीजिए। देखिए R1 स्क्वायर का वैल्यू ये था और R2 स्क्वायर का वैल्यू ये था। तो देखिए डेरिवेशन में सिर्फ यहाँ पर प्लस और माइनस का अंतर है। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग प्लस में लिखेंगे, यहाँ सीधा माइनस में लिख देंगे, अरे सारे कैलकुलेशन सेम आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों अब आपको क्या करना है, ये 1/R1 और 1/R2 का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में लिखना है। इक्वेशन नंबर 1 क्या था, VP = Q/4πε0 इंटू 1/R2 - 1/R1। अब इक्वेशन नंबर 1 देख सकते हो, तो वैल्यूज रख देते हैं। तो 1/R1 1/R2 का ये दोनों वैल्यू है, चलिए यहाँ पर रखते हैं। तो देखिए तो VP Q
अपॉन 4πε0 पहले से ब्रैकेट के बाहर था, तो 1/r1 का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक हमने रखा और 1/r2 का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक रखा। ये दोनों वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया। अब कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। कैलकुलेशन ध्यान से देखिए, यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम ये भी यूज़ होने जा रहा है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे। अब ध्यान से अगर हम लोग बच्चों देखेंगे तो हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं। देखिए 1/r इन दोनों टर्म में है। कैलकुलेशन को कैसे इजी बनाना ये समझिए, ठीक है। तो 1/r दोनों में, तो दोनों में से 1/r को पहले बाहर कर लीजिए। तो Vp इज इक्वल टू Q/4πε0 और ये साथ साथ ये वाला r यहाँ पर हो गया। अब क्या बचा, ये आपका बचा और ये बचा। अब देखिए एक बाइनोमियल थ्योरम होता है जो कि यहाँ पर मैं लिखा हूँ कि 1 + x के पावर n को हम लोग 1 + nx लिख सकते हैं। कब, सिर्फ और सिर्फ जब ये x का वैल्यू 1 से बहुत छोटा हो। यानी अगर ये वाला वैल्यू 1 से छोटा हो तो हम लोग डायरेक्ट इसको इसका मल्टीप्लाई यहाँ करके लिख सकते हैं, यानी 1 + nx लिख सकते हैं। ये बाइनोमियल थ्योरम है, क्लास 11th में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा या पढ़ने के लिए मिला होगा अगर आप अच्छे से पढ़ाई किए होंगे तो, ठीक है। अब देखिए मैं बोल रहा हूँ कि ये वाला वैल्यू 1 से छोटा है। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए a का वैल्यू बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू r। तो अगर ये वाला वैल्यू बहुत छोटा है और तो जब आप बहुत छोटे वैल्यू का cos थीटा के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्वांटिटी बहुत छोटा हो जाएगा, यानी 1 से तो बहुत ही छोटा हो जाएगा। तो अगर ये वाला क्वांटिटी 1 से छोटा है तो हम लोग डायरेक्ट बाइनोमियल थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। मतलब -1/2 का मल्टीप्लाई डायरेक्ट इसके साथ कर सकते हैं। तो जैसे -1/2 का मल्टीप्लाई आप इसके साथ करोगे तो देखो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, और ये 2 जब नीचे आएगा तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी a/r cos थीटा बचेगा, वही मैं लिखा हूँ। और ये माइनस ये वाला, और यहाँ पर फिर यहाँ पर भी सेम कहानी है। तो यहाँ पर भी आप डायरेक्ट बाइनोमियल थ्योरम यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये वाला क्वांटिटी बहुत ही छोटा है। क्यों छोटा हो रहा है, क्योंकि a r के कंपेयर में बहुत छोटा है। मतलब समझ लो कि कई लाख गुना छोटा है, इतना आप समझ सकते हो। तो अगर ये वाला क्वांटिटी, वैसे आप समझ सकते हो अगर 1 को मैं 1 लाख से डिवाइड करूंगा तो कितना छोटा आएगा, तो इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा ये तो और छोटा हो जाएगा। इसलिए हम लोग डायरेक्ट बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये अब यहाँ पर प्लस माइनस, तो ये माइनस आ जाएगा और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और a/r cos थीटा बचेगा। ठीक है बच्चों, कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो Vp इज इक्वल टू Q/4πε0, ये सेम टू सेम है। अब ब्रैकेट ओपन कर लीजिए माइनस से, तो 1 + a cos थीटा बाई r, माइनस ओपन करोगे तो ये -1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए -1 + 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a cos थीटा अपॉन r, a cos थीटा अपॉन r, ये 2 बार है तो ऐड करोगे तो 2a cos थीटा अपॉन r हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए हम लोग शुरू में ही पढ़ लिए थे कि 2a × q को p बोल सकते हैं, क्योंकि ये डायपोल मोमेंट है। डायपोल मोमेंट का फार्मूला क्या था, p इज इक्वल टू 2aq, यानी 2a × q। तो ये 2a × q को हम लोग क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं। तो ये पूरा आपका p बन गया, ये cos थीटा बन गया और ये r क्या बन गया, r² बन गया। तो इस तरीके से नेट आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आया ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, Vp इज इक्वल टू p cos थीटा अपॉन 4πε0 अपॉन r²। तो इस तरीके से डेरिवेशन थोड़ा सा लंबा था, लेकिन आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है। अब चलिए कुछ चीज़ें और इसमें हो सकती हैं, क्या क्या बातें हो सकती हैं मैं आपको समझा देता हूँ। इस डेरिवेशन से क्या समझ में आ रहा है, if point p on the axis of dipole then theta is equals to 0 और 180 and electric dipole v is equals to, यानी अगर बोल रहा है अगर ये पॉइंट P उसके एक्सिस पर हो, समझ में आ रहा है। मतलब पॉइंट P हम लोग क्या करें, कहीं दूर न लेकर के जो डायपोल बन रहा है ना AB, तो AB के ऊपर अगर रख दें तो उस कंडीशन में या तो थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा या तो 180 हो जाएगा। तो अगर थीटा का वैल्यू 0 और 180 आप यहाँ पर cos थीटा की जगह रख लें तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है, 180 का भी वैल्यू 1 आपका -1 होता है। आप कैलकुलेशन करके देख सकते हो। तो ये cos थीटा हम लोग हटा सकते हैं, साथ में प्लस माइनस लिख दे रहे हैं, क्योंकि 0 के लिए प्लस आएगा, 180 के लिए माइनस आएगा। तो v का वैल्यू p/4πε0 r² हो जाएगा, यानी ये वैल्यू 1 हो जाएगा। और अगर हम लोग उसके इक्विटोरियल पोजीशन पर रख दें, यानी सेंटर से परपेंडिकुलर पे रख दें, ठीक है, तो उस समय थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। समझ रहे हो ना। जैसे ए बी का सेंटर ओ था, आप डायग्राम में देख सकते हो, ए बी का सेंटर ओ है, तो ओ से अगर परपेंडिकुलर रखोगे तो थीटा का वैल्यू 90 उधर, 90 इधर हो जाएगा। यानी जहां हमने थीटा लिखा वो भी 90 हो जाएगा, जहां 180 माइनस थीटा लिखा वो भी 90 हो जाएगा। तो वहां पर थीटा का वैल्यू 90 हो जाएगा और cos 90 का वैल्यू 0 होता है, आपको पता है। तो अगर ये ऊपर का पूरा वैल्यू 0 ही हो जाएगा तो कुछ से भी डिवाइड करोगे तो पूरा ही वैल्यू 0 हो जाएगा। उस समय पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी इक्विटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल 0 होता है और
एक्सियल पोजीशन पर ये होता है। तो इस तरीके से बच्चों ये आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। काफ़ी आपको लंबा टाइम लगा, ठीक है, लेकिन ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत टफ था, इसलिए डिटेल में हमको समझाना था। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि ये डेरिवेशन आपको समझ में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।